जय हिंद दोस्तों। साल था 1947। सभी लोगों को इंतज़ार था अपनी आज़ादी का, पर वहाँ पर एक और ऐसा इवेंट होने वाला था जो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदल देने वाला था। एक ऐसा इवेंट जिसमें लाखों लोगों की मौत होती है और करोड़ों लोग इधर से उधर माइग्रेट करते हैं। चलिए आज बात करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया की और डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिससे ये पार्टीशन ऑफ इंडिया पॉसिबल हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life. Come to India. It's the monsoon season. Fields are flooded, rivers overflow their banks. And all the time, the bloodshed goes on. As the new dominions of Pakistan and India take over their own affairs, communal hatred flares up in the Punjab. Lord Mountbatten said, with the departure of the British forces, the outward and visible sign of British rule in India disappears. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus, 1 million displaced persons. Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया में। इससे पहले भी 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो चुका था, जिसने बंगाल को दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया था। पहला था ईस्ट बंगाल और दूसरा था वेस्ट बंगाल। पर इस पार्टीशन को 1911 में वापस ले लिया गया था। इसके कई रीजंस बताए जाते हैं। पहला तो यही रीज़न था क्योंकि बहुत सारे रेवोल्यूशनरी इस पार्टीशन को लेके खुश नहीं थे और बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसीलिए 1911 में इस पार्टीशन को वापस ले लिया गया था। इस पार्टीशन के बाद एक सेक्शन था जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, वो था मुस्लिम सेक्शन। इस मुस्लिम सेक्शंस को प्लीज़ करने के लिए इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के हिसाब से न्यू दिल्ली में एक मुस्लिम ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है, इसीलिए उनको अपीस करने के लिए कैपिटल को न्यू दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। अब अगर हम अपने पार्टीशन पर वापस आते हैं, इंडिया का पार्टीशन कई फैक्टर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया था। इसमें कम्युनल राइट्स भी आ जाते हैं और ब्रिटिश की इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो कि थी डिवाइड एंड रूल। ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में रिफ्ट रहा हो। अगर हम 1857 के रिवोल्ट की बात करें तो इस रिवोल्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हज़रत महल, तात्या टोपे और कई बड़े बड़े लीडर्स ने बहादुर शाह जफ़र को अपना प्रोक्लेम्ड रूलर चुना था, जो कि एक मुग़ल रूलर थे। और हमने देखा था कि 1857 के कई रिवोल्ट ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, जिसने इस रिवोल्ट को और भी सक्सेसफुल बनाया। मतलब ये रिफ्ट पहले से तो नहीं चला आ रहा था, ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ने इसको फ्यूल प्रोवाइड किया और वहीं से शुरू हो गया हिंदू और मुस्लिम के बीच में कम्युनल वायलेंस। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझ लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, एक फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया था A.O. ह्यूम ने, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमेशा ही वन नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। और अगर हम बात करें जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस के क्लोज आते रहे तो फिर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर कंट्रोल हो गया। और यही अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग जिसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने हमेशा से ही टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था। मुस्लिम लीग अपने आप को सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम कहते थे। उनके हिसाब से अगर टू नेशन थ्योरी यहाँ पर अप्रूव नहीं होती है और अगर एक ही नेशन रहता है तो मुस्लिम्स हमेशा से ही माइनॉरिटी में रहेंगे, और अगर इंडिपेंडेंस होती है तो मुस्लिम्स के राइट्स उनसे छीन लिए जाएंगे और मुस्लिम की इंडिपेंडेंस भी उनके पास नहीं रहेगी। इसीलिए इस टू नेशन थ्योरी को भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला। ऐसा नहीं था कि ये दोनों पार्टीज़ नेशंस को डिवाइड करना चाहते थे, इसमें ब्रिटिशर्स का भी बहुत ही बड़ा रोल था। ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, इस पॉलिसी ने इस चीज़ को फ्यूल प्रोवाइड किया। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या करता था, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के पास जाता था और उनको प्रोवोक करता था, जैसे कि
वो मुस्लिम लीग के पास जाते थे और उनके बड़े बड़े लीडर्स को कहते थे कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्रेक करवाने में हमारी मदद करें और हम आपको पूरी रिप्रेजेंटेटिवनेस देंगे। अगर हम इसी में एक बड़े एग्जाम्पल की बात करें तो सैयद अहमद, जिन्होंने पहली बार टू नेशन थ्योरी को भी रिप्रेजेंट किया था, वो एक प्रो ब्रिटिशर थे। और वही अगर हम बात करें दामोदर सावरकर, उन्होंने भी हिंदू नेशनलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। उन्हीं की वजह से हिंदुत्व शब्द भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ब्रिटिशर्स का बहुत ही बड़ा हाथ रहा है इस पार्टीशन में। ब्रिटिशर्स के ही कारण इतने सारे कम्युनल वायलेंस भी हुए। उन्होंने एक टाइप के रिलीजन को दूसरी टाइप के रिलीजन के खिलाफ हमेशा से ही भड़काने का काम किया। अगर हम बात करें 1909 की, 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये बहुत ही ब्रेक थ्रू स्टेप साबित हुआ जिसने मुस्लिम्स और हिंदू को अलग करने का काम किया। इस रिफॉर्म में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड की जाती है। ये एक तरीके का प्लान भी होता है ब्रिटिशर्स द्वारा, जो था मुस्लिम्स और हिंदू को डिवाइड करने का। इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से मुस्लिम्स को पॉलिटिकल इलेक्टोरेट में रिप्रेजेंटेटिवनेस मिल जाती है और यहाँ से इन दोनों के बीच कम्युनल वायलेंस और ज़्यादा शुरू हो जाता है। इसके बाद मार्च 1940 यहाँ पर मुस्लिम लीग पास करती है पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसने सपोर्ट किया टू नेशंस थ्योरी को। और इस 1940 के सेशन को कई मुस्लिम्स ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। ऐसा नहीं था कि सारे मुस्लिम्स अपने लिए एक सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे थे, सिर्फ वही मुस्लिम्स इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे जिसमें ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुल हो गए थे इस कम्युनल वायलेंस को भड़काने के लिए। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, जिसने इंडिया की इंडिपेंडेंस को भी एक बूस्ट प्रोवाइड किया था। बेसिकली इस वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश डिसाइड करता है कि इंडिया के सोल्जर्स उनकी तरफ से लड़ेंगे, इसीलिए वो कांग्रेस और मुस्लिम दोनों को जाके प्लीज़ करते हैं कि वो अपने सोल्जर्स भेजें और वो उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिवनेस प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम ये देखते हैं कि सावरकर भी सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश के इस स्टेप को और वहाँ से मोहम्मद अली जिन्ना भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं। पर इसके खिलाफ हम कई जगह देखते हैं इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट होता है और कई हिंदूज़ और मुस्लिम इस स्टेप को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। इस चीज़ को प्लीज़ करने के लिए ब्रिटिशर्स कई सारे ऑफर्स देता है, जिसमें इंक्लूड है अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन और क्रिस्प मिशन। इन तीनों मिशंस का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था मुस्लिम्स और हिंदूज़ को उनकी रिप्रेजेंटेटिव देना, पर मैक्सिमम मिशंस यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो जिन्ना ने हमेशा से ही इस टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट नहीं किया था। बेसिकली उन्होंने इस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म को भी अपोज किया था, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ये रिफॉर्म पास हो जाता है तो इसमें मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों के बीच की दूरियां बढ़ेंगी। पर कहते हैं ना कि जब ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आई तो इसने इस कम्युनल वायलेंस को और भी रिफ्ट प्रोवाइड किया। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने हमेशा से ही इंक्लूसिवनेस की बात की और इन्होंने ही हमेशा से वन नेशन की डिमांड की थी, पर इतने सारे कम्युनल राइट्स को देखते हुए भी उन्होंने जो भी अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए वो फाइनली बेकार हुए और हम लोगों ने फिर पार्टीशन तो 1947 में देखा ही। 1945 और 1946 में इलेक्शंस होते हैं और उसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी वोट्स मुस्लिम से मिलते हैं और वहाँ से वो अपने आप को सोल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं। 15 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर डिक्लेयर करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। बेसिकली इस डे से पाकिस्तान देश को फॉर्मेशन करने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। हम देखते हैं कि कलकत्ता में इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। 4000 से भी ज़्यादा लोग इस प्रोटेस्ट में मारे जाते हैं और लाखों संख्या में लोग डिस्प्लेस होते हैं। फिर 1947 में माउंटबेटन बनते हैं न्यू वायसराय ऑफ इंडिया और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था स्पीडी विड्रॉल ऑफ ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। ब्रिटिशर्स को जितनी जल्दी
इंडिया से निकाला जा सके, वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। 3 जून 1947 माउंटबेटन अनाउंस करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया रेडियो पर, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक ब्रिटिश लॉयर जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, जिनका मेन काम था बॉर्डर्स को ड्रॉ करना, और वहाँ से इंडिया का डिवीज़न होना था बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। अगर हम बात करें इन रेडक्लिफ की, तो वो इंडिया में कभी पहले आए भी नहीं थे, और जो बॉर्डर डिवीज़न में उन्होंने सेंसस यूज़ किया था और मैप यूज़ किया था, वो दोनों ही आउटडेटेड डेटा थे, और वहाँ से डिवीज़न होता है इंडिया और पाकिस्तान का। उसके बाद हमने देखा एक हिंदू मेजॉरिटी सेक्युलर इंडिया और एक मुस्लिम मेजॉरिटी पाकिस्तान। विंस्टन चर्चिल जो कि पीएम थे ब्रिटिश के, उन्होंने भी इस पार्टीशन को सपोर्ट किया, क्योंकि उनके हिसाब से पाकिस्तान एक ऐसा नेशन बन के आ सकता है जो यूएसएसआर और इंडिया के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। इस पार्टीशन में लाखों लोगों की मौत हुई, करोड़ों लोग सफ़र हुए। वॉयलेंस, सेक्सुअल वॉयलेंस, रेप्स, रॉबरी, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम हुई, और इनके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? वो थे ब्रिटिशर्स। वो तो यहाँ से चले गए, पर इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर गए, और यहाँ पे हमारा पार्टीशन ऑफ 1947 हो जाता है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया। 17 अगस्त 1947 को न्यू मैप पब्लिश किया जाता है, और लोगों को पहली बार वो मैप देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।